जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं अजीत डोभाल और वांग यी, यानी कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल और वांग यी दोनों की मुलाकात, और जिसके मतलब कई सारे निकलते हैं कि क्या भारत और चाइना के बीच अब रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आसपास जो बदलाव आ रहे हैं, खासतौर से जो रशियन ब्लॉक है वो पूरी तरह से निशाने पर नजर आता है, क्योंकि लिंडसे ग्राहम जो अमेरिकन सेनेटर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं और रशिया के ऊपर 500% सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनको भी सैंक्शन करने की बात की जा रही है, जिसमें ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो चाइना, भारत, रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर, यानी कि सीधा असर रशिया और रशियन ब्लॉक पे पूरी तरह से आता नज़र आ रहा है, जिसको लेकर भारत ने ये क्लैरिफाई भी किया है कि जो टैरिफ को लेकर अब तक टर्म्स क्लैरिफाई हो चुकी है, अब उसके आगे अब कोई भी बदलाव भारत मानेगा नहीं। अब इन सारे जो डेवलपमेंट्स हैं कि किस तरह से एनएसए अजीत डोभाल और वांग यी की जो मुलाकात है उसको, और साथ ही साथ जो लिंडसे ग्राहम रशिया के ऊपर 500% और रशियन ट्रेडिंग पार्टनर पे लगाने की बात करें, उसका असर, इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, सबसे अहम तो ये है कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी और वांग यी की मुलाकात, क्या मतलब निकाला जाए कि अब रशिया के चलते या फिर जो सिचुएशन है उसके चलते भारत और चाइना के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? देखिए, भारत और चाइना के बीच में ट्रेड बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है, भारत उससे कम से कम एक तरह से बताया जाता है $100 बिलियन का डेफिसिट है उनके साथ। और भारत में एक तरह से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल के लिए और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के लिए। जो फाइनल प्रोडक्शन में आता है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, भले ही वो एपीआई हो या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो या रिन्यूएबल स्पेस में जो कंपोनेंट्स हो। आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ से कंपोनेंट्स चाइना से मंगाया जाता है, भारत में असेंबल किया जाता है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त हो चुका है। और हुँ। कहीं ना कहीं बताया जाता है कि अमेरिका जब आसिम मुनीर इस बार व्हाइट हाउस में लंच के लिए गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान के जो एयर बेसेस है वो अमेरिका के लिए ऑफर कर दिया है। पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान में रिकॉर्डिक माइंस है उसको ऑफर कर दिया है। तो एक तरह से गहरा रिश्ता बन चुका है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान ने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को रिकमेंड कर दिया। अब ये चीज देखिए कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से $40 बिलियन की एड मिल रही है फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। पाकिस्तान को 2.4 बिलियन आईएमएफ से मिल रहा है। $800 मिलियन उनको एडीबी से मिल रहा है। अब चाइना ने एक तरह से जो उनका सीपेक में इन्वेस्टमेंट है वो प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट का $70 बिलियन का, उसमें उन्होंने $30 बिलियन एक तरह से इन्वेस्ट किया है। आज बताते हैं लोग कि सीपेक एक डेड प्रोजेक्ट हो गया। चाइना भी जानता है कि वो पाकिस्तान से पैसे वापस नहीं ले सकता। अब पाकिस्तान ने क्या किया, जो चाइना से लॉस की भरपाई है वो उन्होंने यूएस से करवा ली है। अब यूएस के पाले में जा चुका है। अब आपने ये भी सुना होगा कि चाइना अब डायरेक्टली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर से डायरेक्ट बात कर रहा है। तो कहीं इनफैक्ट ना कहीं अफ़गानिस्तान से भी उन्होंने डायरेक्ट बात की है, उसके बाद से सिचुएशन बेहतर हुई है। हाँ, सिचुएशन बेहतर हुई है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी पे भरोसा नहीं है। उस बीच एक डेवलपमेंट आ रहा है कि जैसे आपने बताया है, जो अमेरिका में जो सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने बोल दिया है कि वो इकोनॉमिक बंकर बस्टर्स जैसे सैंक्शंस पुतिन और रशिया पे डालेंगे, वो रहेगा 500%। और अंबर जी, उसमें उन्होंने बोला है कि रशिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो ज्यादा ऑयल एंड गैस लेते हैं, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। अब आप समझ लीजिए, वो टारगेट कर रहे हैं इंडिया और चाइना के लिए। ठीक है, ब्रिक्स के अंदर जो कोर है, जो मेंबरशिप है, वो तीन ही मेंबर है। एक तो रशिया है, एक इंडिया है, एक चाइना है। और ब्रिक्स की समिट अगले जुलाई 6 और 7 को होने वाली है। समिट के लिए राजनाथ सिंह जी अभी चाइना जाने वाले हैं। और अब आपने जैसे बताया, डोवाल साहब अभी वांग यी से मिले हैं। आप ये भी देखेंगे कि शायद जो फ्लाइट सर्विसेज
जो बंद हो गई थी जून चाइना और 2020 बांग्लादेश। से, उसको एक तरह से वापस शायद चालू कर सकते हैं। सेकेंड, आप ये भी देखेंगे कि मानसरोवर यात्रा अभी चालू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं पीपल टू पीपल टाइप चालू हो गया है। चाइना भी चाहता है कि भारत के साथ वो रिश्ते एक तरह से ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और डोवाल साहब ने भी जो टॉक्स का जो नतीजा बताया, इंकरेजिंग बताया। तो कहीं ना कहीं एक नया अलाइनमेंट एशिया में नजर आ रहा है, जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना साथ में आ सकते हैं। देखिए, आप ये भी सोचिए कि अमेरिका जो है, जिसने भी अभी वॉर चालू किया है, उसने रशिया के साथ चालू किया है यूक्रेन को। पाकिस्तान को पाल रहा है ताकि भारत को प्रॉब्लम करे। और एक तरह से आपने देखा है कि आसियान कंट्रीज के अंदर भी वो वहां पे वेपन सप्लाई करता है ताकि चाइना को परेशान करे। अभी ईरान को भी इसके लिए परेशान किया क्योंकि ईरान ब्रिक्स प्लस ज्वाइन कर चुका है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि रशिया को पनिश करे। जो ब्रिक्स जैसी इकोनॉमिक ब्लॉक है, जो डॉलर की जो रिजर्व करेंसी स्टेटस है, उसको चैलेंज कर सकती है, उसको या खिलाफ वो एक तरह से कोई भी मोर्चा बनने नहीं देना चाहता। ये एक तरह से प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करना चाहता है। जो ईरान के खिलाफ उन्होंने बंकर बस्टर बॉम्ब यूज किया है, वो बता रहे हैं कि हम ऐसा ही इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब हम रशिया, इंडिया और चाइना के ऊपर करेंगे। अब इंडिया और चाइना साथ में आ रहे हैं, दोस्ती उनकी हो रही है, नेचुरल पार्टनर्स हैं। बट कॉशन के साथ इंडिया काम करने वाला है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में अलाउ करेगा जब जिस इंडस्ट्रीज में वो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर होने वाला है। तो बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस थे चाइना पे जो भारत ने इम्पोज किए हैं, वो शायद शायद हटा देगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमने बहुत टाइम दिया है अमेरिका के साथ। हमने उनके साथ कम्युनिकेशन एग्रीमेंट साइन किया, कॉमकासा। हमने उनके साथ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया, लेमोवा। हमने इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया, बेका। उसके बावजूद हम देख रहे हैं अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। और भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एक तरह से रशिया और चाइना के साथ मिलके अपने रास्ते सुदृढ़ करें। इसका ये मतलब नहीं है कि भारत एंटी अमेरिका हो चुका है, बट अमेरिका ही नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके रिश्ते अच्छे हों। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वेरी गुड रिलायबल पार्टनर, अमेरिका भारत को अपना एक तरह से लॉन्ग टर्म कंपेटिटर मानता है और हमेशा वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ताकि भारत को नीचे लेके आ सके। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये एक माइंडसेट प्रॉब्लम है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये बात होती है कि रशिया, इंडिया और चाइना साथ में आने से क्या हो सकता है। मेरा मानना ये है कि शायद, ये मेरा निजी ओपिनियन है, कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे बात हुई लगता है। और भारत चाहता होगा कि अगला अगर वॉर होता है तो भारत रिक्लेम कर लेगा पीओजे के। और चाइना को एक तरह से उन्होंने बोल भी दिया है कि आप इसके अंदर इंटरफियर मत करिए। और चाइना भी इन प्रिंसिपल मान जाएगा क्योंकि चाइना भी चाहता है कि वो ताइवान को ले लें। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सीक्रेट डीलिंग हो सकती है। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये खबर की पुष्टि हुई है क्या है। ये मेरा एक परसेप्शन है, ये एक तरह से प्योर स्पेक्यूलेशन है, जिसकी लाइवलीहुड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और सेकंड, उन्होंने बात की होगी ईरान और बलूचिस्तान की भी। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने ये भी देखा होगा कि जो एशिया के अंदर एक नया जो समीकरण बन रहा है, उसको कैसे डिफाइन करें। और बलूचिस्तान के ऊपर जिस हिसाब से वहां पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान का स्वरूप कैसा होगा, उसको भी एक तरह से डिस्कस किया होगा। देखिए, बलूचिस्तान जो रीजन है, वो एक तरह से मिनरल्स में बहुत ज्यादा एक तरह से समृद्ध है। उसके पास $6 ट्रिलियन के रिजर्व हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि भारत और चाइना, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड इंटरेस्ट, अब वो एक तरह से जियोपॉलिटिकल स्टेज में साथ में मिलके अपने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करेंगे और कोई भी दूसरा उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। और रशिया के रहने से एक तरह से मेरे हिसाब से चाइना इस बार डबल क्रॉस नहीं करेगा, ये मेरा मानना है।
आप देखते हैं, लेकिन जो लेस्ली ग्रैहम की बात कर रहे हैं, अमेरिकन सेनेटर जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, जो बात उन्होंने रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगाने की बात की 500%, वो उस पे थोड़ा-सा अगर हम बात करें, क्योंकि और रशिया पे के साथ-साथ रशिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी लपेट में लेने की बात यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पूरी तरह से जो अमेरिका है वो भारत के खिलाफ जा रहा है, या हम हालाँकि रिश्तों में बदलाव तो आ चुका है अमेरिका और भारत के बीच में, क्या पूरी तरह से इनडायरेक्टली भारत को टारगेट कर रहा है? नंबर 1 तो टारगेट रशिया ही है, लेकिन अगला निशाना भारत? देखिए, अमेरिका का एक माइंडसेट ये है कि वो भारत को अपना लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर मानता है। तो कहीं न कहीं रशिया जो है वो वेस्टर्न हेजेमनी को अपोज़ कर रहा है। आपको मालूम है कि सोवियत यूनियन के खंडित होने के बावजूद भी रशिया आज सबसे बड़ा देश है विश्व में। अमेरिका नहीं चाहता कि रशिया का प्रॉपर बना रहे और वो आर्कटिक में उसको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। इसके लिए वो एक तरह से रशिया को वीकन करना चाहता है ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स जो आर्कटिक में है, उसके कंट्रोल में आ जाए। हुँ। चाइना उसको एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, आज वो सर उठा के उससे बात कर रहा है। बट आज आप ये देखेंगे कि चाइना ने एक स्मार्टली काम किया, उसने अपने पास वर्ल्ड जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वर्ल्ड के 90% जो प्रोसेसिंग है वो चाइना में होती है। इसके कारण अमेरिका झुक रहा है। पर और वो टारगेट पूरा इंडिया को कर रहा है। अभी आप देखिए G7 में भी उन्होंने बोला इसको हुँ। G9 बना दीजिए, इसमें आप रशिया और चाइना को इंक्लूड कर दीजिए। जबकि भारत जो 7 साल से इनवाइटेड मेंबर है, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। तो कहीं न कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी आ चुका है। सेकंड, भारत ने जिस हिसाब से अमेरिका को आपको ध्यान है कि F-35 प्लेन को एक तरह से इंटरलॉक करके उसकी हाइड्रोलिक्स को खराब कर दिया था। तो कहीं न कहीं अमेरिका वहाँ से भी भारत के ऊपर गुस्से में है और भारत F-35 प्लेन भी नहीं ले रहा है, बताया जाता है, रिपोर्ट्स बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं लेने से भी अमेरिका खफा है और इसके लिए मेरे हिसाब से वो भारत को धमकी देता जा रहा है और इसी के मद्देनज़र वो अब भारत को टारगेट डायरेक्टली कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन जो रशिया को सैंक्शन करने की बात की जा रही है, अब ये और दूसरी तरफ जो यूरोपियन नेशंस हैं, वो यूक्रेन को फंड कर रहे हैं अभी भी। इधर अमेरिका लगा हुआ है रशिया के ऊपर। आखिर ये कहाँ पे जाकर ये दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन से लेके अब तक वो पीस की बात करते हैं। अब वो कौन-सा पीस करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पीस की भी बात करते हैं, फिर जंग होती है, फिर उसके बाद वो एकदम से युद्ध विराम भी अनाउंस कर देते हैं खुद ही से खुद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का तो आप ये समझ लीजिए उनका जो फिकल माइंडेड अप्रोच है, उसके कारण उनके एलाइज़ भी उनसे एक तरह से खफा हो चुके हैं। अब ऐसा है कि यूक्रेन वॉर चालू है, यूक्रेन वॉर वो बंद नहीं करा पाए और एक तरह से वो आपने देखा है कि पूरे वर्ल्ड में वो बोल रहे हैं कि मुझे पीस प्राइज़ चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़ वो चाहते हैं कि उन्हें मिले, क्योंकि ओबामा को मिला था और ओबामा ने आपको मालूम है 5-6 कंट्रीज़ को बम्बार्ड भी की थी, इराक हो, लीबिया हो या अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सोमालिया हो, यमन हो, वहाँ पे बम्बार्डिंग भी की थी, उसके बावजूद उनको पीस प्राइज़ मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि मैंने तो फर्स्ट टर्म में कोई भी वॉर भी चालू नहीं किया और सेकंड टर्म में भी मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं वॉर को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मेरे को कोई पीस प्राइज़ क्यों नहीं देता? तो उन्होंने ये जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर चुके हैं। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल एजेंडा है कि उन्हें कैसे भी एक पीस प्राइज़ मिल जाए। अगर उनको पीस प्राइज़ नहीं मिला तो वो एक वॉर चालू करवा देंगे और उसको खुद ही एक तरह से उसको बंद भी करवाएँगे और उसके लिए क्रेडिट भी ले लेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बिल्कुल, लेकिन अब ये जो पूरी स्थिति है, पूरे ग्लोबली जो कियोटिक सिचुएशन बनी हुई है, इस पर हम विराम लगते हुए कब देखें? क्योंकि अभी तो पूरी तरह से सिचुएशन जो काफ़ी अनसेटल्ड नज़र आती है। देखिए, अनसेटल्ड ही होती रहेगी। आपको मैंने पहले भी बोल दिया अमेरिका के पास 800 मिलिट्री बेसेस है वर्ल्ड में और उसने उस वो कब कहाँ से कौन-सा प्लेन उड़ाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा।
और कल आपने देख ही लिया कि कैसे कतर को पहले ही ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया था कि आपके ऊपर हम हमला करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन देके हमला कर रहे हैं। देखिए, जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ जाइए कि अमेरिका ने एक तरह से ये स्क्रिप्टेड वॉर किया है, जिसमें उन्होंने फॉर्दों पे हमला भी किया और एक तरह से ईरान को टाइम दिया कि वो 400 किलो का यूरेनियम हटा ले। और सेकेंड, ईरान ने भी वैसे ही रेसिप्रोकल किया, उन्होंने कतर को बोल दिया हम हमला करने वाले हैं, आप अपने जेट सब हटा दीजिए। तो ये दोनों चीज एक तरह से ये जो है एक फिक्स मैच मुझे लग रहा है। ये और फिक्स मेरा मैच जो चल रहा है, आखिर इसका पर्पस क्या है? ये फिक्स मैच क्यों चल रहे हैं? देखिए, पर्पस एक ही है कि इसराइल चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना आए, ठीक है? और उसने 5 साल ईरान को पीछे कर दिया। और ईरान चाहता था कि एनपीपीसी पे जो सिग्नेटरी है, वो एक तरह से उधर से हट जाए। वो अभी हट जाएगा। आईएईए के इंस्पेक्टर्स को वो इंस्पेक्शन करने नहीं देगा। तो उसका भी काम हो चुका है, इसराइल का भी काम हो चुका है। इसके लिए अब दोनों सीज़ फायर की बात कर रहे हैं। अब देखा जाएगा ये सीज़ फायर कितना कारगर होता है, कितने दिनों तक चलता है, वो देखने वाली बात है। जी, बिल्कुल, आप देखते हैं और जो एनएसए अजीत डोभाल और वांग यी की मुलाकात है, उसके बाद अब क्या चाइना और भारत के रिश्तों में बदलाव नज़र आएँगे? साथ ही साथ जो लिंडसे ग्राहम अमेरिकन सेनेटर, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की 500%। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या और ज़्यादा कॉर्नर रशिया को करने की कोशिश यूनाइटेड स्टेट कर रहा है? क्योंकि जो टारगेट सीधे ऑफ कोर्स यूक्रेन तो सिर्फ दिखा रहा है, इसके पीछे जंग तो पूरी तरह से अमेरिका लड़ रहा है। लेकिन जो पर्पस था या ऑब्जेक्टिव कहें वॉर का, वो अचीव हुआ नहीं। रशिया अभी भी मजबूती से इस जंग में बना हुआ है। अब उसको फर्दर तोड़ने-मरोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? ये आने वाला समय बताएगा। ना कि सिर्फ रशिया, बल्कि रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स को भी इसमें निशाना बनाने की बात की जा रही है, जो कि सेकंड इन लाइन कॉम्पिटिशन माने जाते हैं, भारत और चाइना। तो काफ़ी सोच समझकर इस पूरे तरह से इसको मे- निशाना बनाया जा रहा है। जी, कुछ ऐड करना मेरे चाहते हैं? मेरा एक मानना है कि इसमें शायद पीओजेके की भी बात हो चुकी होगी। वो बहुत सीक्रेट में हुआ होगा, बट हुँ। डेफिनेटली उसकी बात हुई होगी। और अ, ये देखेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी ऑपरेशन सिंदूर रेज्यूम होता है, तो इंशा अमित शाह आप देखेंगे कि पीओजेके भारत के अंदर उसका विलय हो जाएगा। अब देखते हैं कि हो सकता है जो आपकी स्पेकुलेशन अनुमान आपने लगाया है कि वांगी और एनएस अजीत डोभाल की मीटिंग का जो उद्देश्य रहा उसके बीच में, अब देखते हैं कि जो आपका अनुमान है वो कितना हकीकत में बदल पाता है। क्या पीओजेके वापस भारत के पास जल्दी आ पाएगा और साथ में समर्थन चाइना का मिल पाएगा? ये भी बड़ी बात है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का बड़ा समर्थक है। ऐसे में चाइना अगर भारत के समर्थन में आ जाता है तो ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भारत के लिए हो गई। उमेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया